अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज आपको मैं दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी तो अभी रिसेंटली ही ये वाकया पेश आया है। इतवार वाले दिन ईद थी और बुध को उनके साथ ईद से तकरीबन 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया है। और दूसरी कहानी काफ़ी पुरानी, एक सच्चा वाकया, एक सच्ची आपबीती जो मैंने लाइव सुनी, वो आपको सुनाता हूँ। पहली कहानी मुझे भेजी है नजम ने। नजम कहते हैं, मेरा जो घर है उसका एक बड़ा सा सहन है, नीचे 3 बेडरूम हैं और उसके ऊपर एक छत है। छत पे भी एक कमरा बना हुआ है जो इस्तेमाल में नहीं है, बंद होता है। उसके पर्दे लगे हुए, यानी 4 दीवारी छत पे हुई है। एक तरफ तो हमारा सहन है और लेफ्ट और राइट कोई भी मकान नहीं है। जो घर की बिल्कुल बैक साइड है वो भी प्लाट बिल्कुल खाली है। उस खाली प्लाट के अंदर एक दरख्त लगा हुआ है जिसको कुछ अरसा पहले ही ऊपर से टोटली काट दिया गया। अब वो नीचे से ऊपर जाता हुआ सीधा एक दरख्त तो है, लेकिन वहां जहां पे वो छांव किए हुए था, जहां पे उसकी टहनियां थी, लड़ियां थी, वो सारी काट दी गई हैं। यकीनन शायद कुछ अरसे बाद वो उसको नीचे से भी काट के ले जाएंगे। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि कभी कभी मेरा दिल करता था तो मैं छत पे जाके सो जाता था। जो नजुम है उनकी उम्र तकरीबन 20-21 साल है, 21 साल होने वाली है। नजुम कहता है, बुध शाम तकरीबन कोई 6:30 बजे का टाइम था कि मैं अपनी छत पे गया। वहां पे चारपाई पड़ी हुई थी, मुझे गर्मी लग रही थी और मैं चारपाई पे जाके लेट गया। ये लाहौर का वाकया है। वो कह रहे, मुझे चारपाई पे लेटा तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे सुकून सा महसूस हुआ। सारा दिन काम वगैरह करके, यंग है, नौजवान है, माँ बाप ज़्यादा काम कहते हैं, मैं थक चुका था। मैंने आंखें बंद कर ली और लेट सा गया। अभी मुझे आंखें बंद किए 2 से 3 मिनट ही हुए थे कि मेरे चेहरे पे और कपड़ों पे बाकायदा छींटे आके गिरे। मैं समझा ये शायद बारिश है, किसी ने शरारत की है मेरे साथ। ये क्या हुआ है कि मेरे ऊपर छींटे आके गिरे हैं। मैंने आंख खोली तो वाकई मेरे मुंह पे भी छींटे थे, कपड़ों पे भी छींटे थे। मैं एकदम से उठ के बैठ गया, ये कहां से छींटे आए हैं। फौरन उस तरफ निगाह गई जिस तरफ सीढ़ियां थी, ऊपर छत की तरफ आती थी। तो एकदम से भागा कि कहीं कोई सीढ़ियों में फैमिली मेंबर तो नहीं है जो मेरे ऊपर शरारत कर रहा है और कोई प्रेशर वाली चीज़ से छींटे डाल रहा है। जब मैं सीढ़ियों तक पहुंचा तो वहां पे कोई भी नहीं था और ना ही कोई इतनी जल्दी नीचे उतर सकता था। ये तो क्लियर हो गया कि फैमिली में से कोई नहीं है। सामने जो कमरा बना हुआ था वो तो हमेशा ही लॉक रहता था और अभी भी लॉक था। तो फिर ये पानी कहां से आ सकता है? बारिश का मौसम भी नहीं है, पीछे वीराना है, प्लाट सा है, लेफ्ट राइट भी खाली है और सहन में से भी कोई इस तरह हरकत नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब मैंने उन कतरों को इस तरह हटाया चेहरे से और सूंघा तो मुझे इस तरह महसूस हुआ जैसे वो साफ पानी नहीं है। जैसे बच्चा सुसु कर देता है तो वो सुसु की स्मेल थी उसमें से, यानी पेशाब की जिस तरह स्मेल होती है। तो मुझे एक अजीब सी कराहत महसूस हुई कि ये तो पानी भी नहीं है, ये किसी ने मेरे ऊपर पेशाब कैसे डाल दिया है। मेरे कपड़ों पे भी आ गया। कहता है, मैं जल्दी से नीचे गया और जाके मैंने कपड़े भी चेंज किए, नहाया धोया, शावर लिया और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया। लेकिन फिर दिल ने किया कि मैं ऊपर छत पे जाऊं और जाके लेट जाऊं। वापस आया, उसी ही चारपाई पे आके लेट गया और अब सोचना ये शुरू कर दिया कि यार ये कतरे कहाँ से आए होंगे। पूरे जिस्म पे आके गिरे, पीछे से भी कोई नहीं डाल सकता, नीचे घर का कोई फर्द भी ऐसी शरारत नहीं कर सकता। और पानी होता तो घर वाले मजाक करते। ये कैसी हरकत थी कि किसी ने इस तरह का स्मेली पानी, जिस तरह का, ये तो पेशाब की तरह मेरे ऊपर फेंका है। अभी मैं इन बातों को सोच ही रहा था कि मेरी चारपाई के नीचे बाकायदा जिस तरह कोई हाथ रख के ऊपर उठाता है इंसान को, जैसे कोई लेटा हो, पाँव से यानी टांग से इस तरह ऊपर उठाए या हाथ से इस तरह ऊपर उठाए नीचे वाली बॉडी को जो चारपाई पे होती है, रखी होती है इंसान ने, तो बाकायदा मेरे जिस्म को इस तरह ऊपर उठाया गया नीचे से। एकदम मैं छलांग मार के उठा और मैंने चारपाई के नीचे देखा कि ये क्या हुआ है। तो चारपाई के नीचे कुछ भी नहीं था। मैं अजीब सा हो गया कि या अल्लाह, ये क्या मंजर है। वो एक 20-21 साल की जो उम्र होती है वो ऐसी होती है कि नौजवान स्पेशली डरते भी हैं, लेकिन एक तजस्सुस भी होता है कि मैं देखूं तो सही क्या है। ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में इंसान शऊर में आ रहा होता है तो बहुत सारी उसकी इस तरह की
ख्वाहिशात होती हैं। तो कहते हैं मैंने जब चारपाई के नीचे देख लिया और तो छत पे कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि अब जो भी था वो मेरी चारपाई के नीचे था और उसने मेरी चारपाई को इस तरह हिलाया था, हाथ से या पाँव से, किसी भी चीज़ से ऊपर किया था। तो ये क्या हो सकता है? एकदम से मेरा वहम पीछे जो खाली प्लाट है, घर की बैक साइड बनती है, उसकी तरफ गया। तो कहते हैं मैं उस वक्त अपने उस दीवार के साथ जाके खड़ा हुआ तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उस दरख्त के ऊपर एक काली बिल्ली नुमा चीज़ बैठी हुई है। लगती तो वो काली बिल्ली ही है, लेकिन बहुत बड़ी जिसामत के साथ थी। आंखें उसकी अजीब सी चमक रही थी, बिल्लियों की अमूमन इस तरह चमकती हैं, उसकी भी अजीब सी ही ऐसी आंखें चमक रही थीं। अब वो बिल्ली ऐसे स्ट्रेट दरख्त पे, पहली बात ही मेरे दिमाग ने जो ये कहा कि वो चढ़ी कैसे, इस दरख्त तक पहुंची कैसे? वो बिल्कुल सीधा था और उसकी कोई शाखें या टहनियां इस तरह की नहीं थी जिनका सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ जाती है। अगर ऊपर चढ़ ही गई है तो यहां बैठने का उसका मकसद क्या है? टॉप पे इतना ऊंचे दरख्त पे जो ऊपर से कटा हुआ है, टहनियां भी नहीं है, यहां पे ये क्यों आके बैठी है रात के इस पहर? अभी मैं उसको खड़ा देख ही रहा था कि वहीं पे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उसी बिल्ली को क्लियर उस दरख्त के ऊपर जहां मैंने बैठे देखा, वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी और बिल्कुल अलर्ट इस तरह बैठी हुई थी जैसे अभी मेरे ऊपर जंप लगा देगी। लेकिन छत का और दरख्त का फासला काफ़ी ज़्यादा था, मेरे ऊपर छलांग नहीं लगा सकती थी, लेकिन बैठने का अंदाज़ ऐसा था जैसे अभी वो वहाँ से कूदेगी, छलांग लगाएगी और मेरे ऊपर आ जाएगी। मैं थोड़ा सा डर सा गया, मेरे अंदर कपकपाहट आई, खौफ सा आया। लेकिन उसी लम्हे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, उसी बिल्ली को मैंने बाकायदा छलांग लगाते देखा। उसने छलांग लगाई है, मेरी तरफ ही लगाई है, और वो इतना ज़्यादा फासला था उस दरख्त का और मेरी छत का कि वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आखिरी मंजर जो था, उस बिल्ली ने उस दरख्त से छलांग लगाई है और उसके बाद हवा के अंदर ही वो बिल्ली गायब हो गई है। या तो वो वहीं पे नीचे गिर जाती, मुझे गिरती हुई नज़र आती, या मेरी छत पे आके गिरती तो मुझे छलांग की आवाज़ भी उस छत के ऊपर पड़ती, एक आवाज़ सी पैदा होती। ना ही वो मेरी छत पे आई, ना ही वो नीचे ज़मीन पे गिरी, उसने छलांग मेरी तरफ ही लगाई थी, लेकिन हवा के अंदर ही गायब हो गई। उसके बाद वो कहता है, नजम कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया और भागता हुआ नीचे चला गया। ये बुध की रात थी, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को, यानी 3 दिन पहले इतवार को ईद थी। कहते मैं बहुत डर गया, मैं आपसे मुसलसल राब्ता कर रहा था कि आपका मेरा राब्ता हो और मैं आपको ये स्टोरी बता सकूं और हल भी आपसे पूछ सकूं ये क्या था और मेरे साथ क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। उन्हें जब मुझे सारी स्टोरी बताई तो मुझे पता लग गया कि वो डरे हुए इतने थे कि वो कोई झूठ नहीं बोल रहे थे, मन घड़त कहानी नहीं सुना रहे थे। उनके साथ ये वाक़या हो चुका था, क्योंकि मैं उनकी कहानी सुन रहा था, मुझे अंदाज़ा था कि घड़ी हुई कहानी नहीं, उनके साथ ये वाक़या पेश है। फिर मैंने उनको बताया आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है और क्या मामला है, वो मैंने उनको बता दिया। यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी नहीं है, आप बोर हो जाएंगे कि हमें सिर्फ कहानी सुननी है। अब ये कहानी एज़ इट इज़ मैंने सुना दी, इसमें कोई मैंने नक्शा नहीं खींचा। यही कहानी उन्होंने मुझे लंबी सुनाई थी, लेकिन असल कहानी सिर्फ इतनी ही थी। उन्होंने काफ़ी देर लगा के मुझे कहानी सुनाई, लेकिन मैंने आपको एज़ इट इज़ जो असल में कहानी के पॉइंट थे सुना दिए, तो कितनी देर में कहानी ख़त्म हो गई। इसलिए कुछ लोग जो मुझे कहते हैं जी आप बात को लंबा करते हैं, मैं बात को लंबा नहीं करता। आप कहानी का तख़य्युल भी नहीं बना सकेंगे, कहानी आपके ख्यालों में ही नहीं आएगी। कहानी अच्छा राइटर जो डाइजेस्ट में भी कहानी लिखता है, उसकी कहानी को पढ़ते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि आप उस कहानी में खो गए हैं, तो फिर वो अच्छा राइटर है। और अगर सुनाने वाला भी कहानी इस अंदाज में सुनाता है कि आप कहानी में खो जाएं, तभी वो कहानी है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए ये कहानी आज इस तरह मैंने सुनाई कि आप अंदाज़ा कर लें इस कहानी में आपको कितना मज़ा आया। अगर इस तरह मज़ा आया तो मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह सुना दूंगा। अब एक कहानी में जो मुझे भेजी गई, उसको थोड़ा सा ख्यालाती तख़य्युल के अंदर आप महसूस करें कि आप कहानी का हिस्सा हैं और कहानी को एंजॉय कर सकें। ये कहानी ही भेजी है मुझे ज़ुहैब ने, उन्होंने अपने बाप से सुनी है और उनके इलाके की ये मशहूर कहानी है। सरगोदा के साथ उन्होंने कहा एक जगह है, नाम ना लीजिएगा, बस इतना काफ़ी है कि इलाका सरगोदा है। वहाँ पे बहुत अरसा पहले की ये एक सच्ची कहानी है। जिस शख्स की कहानी है उसका नाम था ताहिर गुज्जर। मिलता जुलता नाम था, जो उस इलाके के हैं वो तो इस नाम से पहचान जाएंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए यूँ समझे मिलता जुलता नाम है, रियल भी है और थोड़ा सा फर्जी भी है। ताहिर गुज्जर एक लंबी जिसामत का मालिक था।
बहुत हसीन और जमील तो नहीं था, लेकिन सेहत ऐसा ही थी कि कोई भी उसको देखता तो कहता क्या बात है यार, इसने अपने जिस्म बना रखा है। ना ही मोटा जिस्म था, ना ही भदा जिस्म था, लंबा चौड़ा 6 फुट कद था और शानदार जिस्म था। जैसे कसरती जिम होता है, कसरती जिस्म होता है, जिम जाने से जिस तरह जिस्म बनता है, इस तरह का उसका जिस्म था। मेहनत कश था, मेहनत करता था। गुज्जर नाम है तो यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने भैंस से भेड़ बकरियाँ इस तरह पाली हुई थी, दूध वगैरह पीता, वो खुद ही उनका दूध निकालता, बेचते भी, और अच्छी उनकी गुजर बसर हो रही थी। माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा था, कोई भी बुरी आदत उसमें नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ जब दोस्तों में बैठा, जवान हुआ, तो कुछ ऐसे दोस्तों की महफिल में बैठ गया जो सिगरेट पीते थे। उसके माँ बाप ने कभी सिगरेट, नशा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन दोस्तों के साथ बैठने की वजह से सिगरेट पीना शुरू हो गया। आम सिगरेट जिस तरह पीते हैं, लेकिन वालिदैन का अदब व एहतराम ऐसा था कि वो कभी भी अपने घर जेब के अंदर डब्बी रख के नहीं गया था, दोस्तों के साथ ही पीता, और इतनी एहतियात करता कि घर जाके बार बार कुली करता, मुंह को बार बार अच्छी तरीके साफ करता कि बाप को, माँ को पता न लग सके कि मैं सिगरेट पी के आया। दोस्तों के साथ बैठता रहा, सिगरेट पीता रहा, वक्त गुजरता रहा, दोस्त चले गए, नए दोस्त आ गए। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस नशे का वो आदी हो चुका था, जिसको सिगरेट बहुत बड़ी बीमारी कहते हैं। बहुत बुरा नशा है ये। सब नशों का मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ एक यही सिगरेट पी है, मैंने पी है। और मैं इस तरह पीता था कि मैं एज ए डायरेक्टर जब काम करता था, एज ए एंकर काम करता था, टीवी में 4-4 शो एज ए एंकर कर रहा होता था, तो एक दिन के अंदर 2.5 से 3 डब्बियाँ मैं खुद पी जाता था। 2.5 से 3 डब्बियाँ सिगरेट की मैं एक दिन में ख़त्म कर जाता था। 18-19 साल मैंने सिगरेट पी, लेकिन जब मैंने फैसला किया मैंने इसको छोड़ना है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद 6ठा साल है, शायद 6ठा साल शुरू हो गया होगा, या 6.5 साल हो गए होंगे। वो नशे से मैं जान छुड़ा चुका हूँ। एक सादा सिगरेट जो मैं पीता था वो मैं छोड़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान जब फैसला कर लेता है इसको छोड़ना है तो छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं छोड़ सकता था। उसके दोस्त उसको समझाते कि इस नशे को छोड़ दो, बहुत बुरी लत है ये, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत फर्माबरदार हो, बहुत ज़बरदस्त यार भी हो, यारों का ख्याल रखने वाले हो, लेकिन इस नशे से जान छुड़ाओ। वो कोशिश करता लेकिन जान नहीं छुड़ा सकता था। अब ऐसा होने लगा कि वो अब दोस्तों से छुप के, और उसके घर से दूर एक छप्पड़ सा बना हुआ था, एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी पुरानी, किसी दौर में शायद किसी की रिहाइश हो, वो इसको तो नहीं जानता था, लेकिन लकड़ियों की इस तरह की झोंपड़ी बना दी गई थी जैसे बूढ़ी औरत या बूढ़ा मर्द या पखीवास कहते हैं, जो लकड़ियों की गोल सी इस तरह झोंपड़ी बना के रहते हैं, इसी तरह की एक झोंपड़ी बनी हुई थी दरख्तों के नीचे। वो वहां पे चला जाता, गर्मी से बचने के लिए उसके अंदर बैठता, सिगरेट पीता और वापस आ जाता। एक दिन एक दोस्त ने देखा वो उस झोंपड़ी नुमा जो घर बना हुआ था उसके अंदर जा रहा था, तो वो परेशान हो गया कि ताहिर गुज्जर इधर क्या करने जा रहा है। बाहर उसका वेट करता रहा, और जब बाहर निकला तो उसको देखते ही ताहिर गुज्जर की जब दोस्त पे निगाह पड़ी तो परेशान हो गया और उसे नजरें छुपानी शुरू कर दी। उसका चेहरा बता रहा था कुछ छुपा रहा है। वो फौरन उसके करीब गया और उसको कहा, ताहिर क्या छुपा रहा है? उन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा, यार तू अब यारों से भी छुपाएगा, बता क्या मामला है। जब उसने बहुत ज़्यादा पूछा था तो वो यारों से छुपा नहीं सकता था। उसने कहा, यार तुम लोग मुझे मना करते हो, मैं छोड़ सकता नहीं हूँ, छुप के यहाँ मैं सिगरेट पीने जाता हूँ। उसने कहा, मैं इस लम्हे ये नहीं कहूँगा कि तुम सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट बुरी चीज़ है, मैं तुम्हें इस लम्हे ये कहूँगा जिस झोंपड़ी में तुम जाके बैठते हो ये बहुत खौफनाक जगह है, ये दरख्तों का झुंड सा बना हुआ, इर्द गिर्द दरख्त में, उसके नीचे ये झोंपड़ी बनी हुई है, तुम यहाँ आके बैठते हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत खतरनाक सी जगह है? उसने मुड़ के देखा, कहता है किसकी बात करे? उसने कहा, इसकी जिसके अंदर से तुम अभी निकल के आए हो। ओ यार क्या हो गया भाई, क्यों डरा रहा है? मैं तो कब से आके बैठता हूँ, पीता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, शुक्र अदा करो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये जगह बहुत भारी है, इसके बारे में बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, यहाँ पे ना बैठा करो। उसने कहा, चल ठीक है यार, नहीं बैठूंगा। वो घर चला गया और वो दिल ही दिल में सोच रहा था, मेरे दोस्त ने असल में मुझसे सिगरेट छुड़वाने के लिए इस तरह की बातें की हैं
कि मैं यहाँ पे ना बैठूँ, मैं तो इतने अरसे से बैठ रहा हूँ, कोई चीज़ ही नहीं, मैं कौन सा रातों को आके बैठता हूँ, शाम को कभी आ जाता हूँ, कभी दिन को बैठता हूँ, एक सादा सिगरेट पी के चला जाता हूँ। ये मुझे डराने के लिए कि किसी बहाने मैं सिगरेट ना पीऊँ, तो ये इसलिए मुझे डरा रहा है मैं ना जाऊँ। अगले दिन फिर वो बचा के कहीं कोई दोस्त तो नहीं आ रहा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, फिर उसी झोंपड़ी में पहुंचा और उसी तरीके बैठ के उसने सिगरेट पिया। वक्त गुजरता रहा, दोस्तों से भी मिलता रहा। दोस्त ने पूछा, आप दोबारा तो नहीं जाते उस झोंपड़ी में? कहा नहीं यार, तूने समझा दिया था तो बस। मैंने कहा नहीं भाई, आप वहाँ पे नहीं जाना, छोड़ दिया यार मैंने, अब वहाँ नहीं जाता। तो दोस्त ने पूछा, फिर सिगरेट कैसे पीता है? उन्होंने कहा नहीं भाई, अब सिगरेट भी नहीं पीता, कभी कभी एक दो पी लेता हूँ, अब छोड़ दिया यार। वक्त इस तरह कुछ और गुजरा। एक रात तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। उस वक्त तक अमूमन वो सो चुका होता था, जल्दी सोने के वादी थे, 8 साढ़े 8 बजे गांव वाले सो जाते थे। आज उसको पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी कि यार इस वक्त मुझे एक सिगरेट पीना है यार, क्यों पता नहीं तलब सी हो रही है। होता है ऐसा, बहुत दफ़ा बेचैनी सी लग जाती है, और उसके अंदर भी इस तरह की बेचैनी हुई। उसने कहा यार पीनी है। उसने कहा क्या करूं, अपने घर पी लूं? उसने कहा नहीं, धुआं गया या इस तरह गया तो वालिदैन बहुत गुस्से हो जाएंगे, निकलता हूं ऐसे बहाने से और उसी झोंपड़ी में जाके, दूरी है थोड़ा सा, क्या हो गया, तो वहां पे जाके एक सिगरेट पी आता हूं। उस जगह से वो निकला, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस झोंपड़ी तक पहुंचा और अंदर बैठ के उसने उसी तरह रूटीन से जिस तरह बैठता उसने अपनी सिगरेट निकाली, जलाई, बैठ के सुकून से पी और उसके बाद वापस आ गया। जैसे ही वो अपने बिस्तर पे आया, ऐसी ज़बरदस्त उसको नींद आई कि वो गहरी नींद सो गया। सुबह उठा, अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया, और फिर जब रात का पहर आया, उसी लम्हे जिस रात को वो गया था, उसी लम्हे फिर से तलब होनी शुरू हो गई कि यार फिर तलब हो रही है एक सिगरेट पिया हूँ, यार फिर तलब हो रही है एक सिगरेट पिया हूँ। क्योंकि उसको अब ऐसा लगता था खाना हजम ही नहीं होता जब तक मैं एक सिगरेट ना पीऊँ, तो खाना पी लूँ तो बेहतर हो जाएगा। आज फिर वो दूसरी रात चुपके से उठा, उसी तरीके उस झोंपड़ी में गया और सिगरेट पी के वापस आके सो गया। उसके बाद उसकी ऐसी रूटीन ये सेट हुई कि रोज़ उसको पता था इस वक्त कोई होता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, गांव वाले सारे सो चुके होते हैं, तो वो जाता और रात को पी के आ जाता। कुछ रातें तो सुकून से गुजरती रहीं। एक रात वो अपने बिस्तर पे आके वापस लेटा, उस झोंपड़ी से आने के बाद जैसे ही वो बिस्तर पे लेटा तो उसको ऐसे लगा उसका बिस्तर जैसे हिल रहा है। उसने कहा क्या हो गया यार, इतना असर कर गया मेरे ऊपर, मैंने तो एक सादा सिगरेट पिया, मेरा बिस्तर हिल क्यों रहा है? वो इसी शशोपंज में था कि सोचते सोचते उसको नींद आ गई। 2 रातें उसकी फिर सुकून से गुजरी। तीसरी रात थी, वो कहता है कि जब मैं अपने बिस्तर पे आके पहुंचा तो मैंने देखा मेरे पांव वाली जगह पे एक काला साया है जो खड़ा हुआ है, और उस साये को देख के लगता है जैसे कोई औरत का साया हो। और मैं जैसे ही बिस्तर पे लेटा, मेरी निगाह उस वक्त उस साये पे खड़ी, बिल्कुल वो मेरे सामने पांव वाली जगह पे वो साया खड़ा था। उस पर जैसे ही मेरी निगाह पड़ी, मैं एकदम से झटका मारा और मैं उठ के बैठ गया कि ये कौन है। मैं उसको देखा और जैसे ही दोबारा देखा, अब वहां पे कोई भी नहीं था। मैं अपने आप से मुखातिब हुआ, ये मेरा वहम था या वाकई मैंने किसी को देखा है? क्या हो गया मुझे? क्या वाकई मेरी पांव वाली जगह पे कोई खड़ा था इस वक्त, या मेरा वहम है? ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई। अगली रात वो गया ही नहीं, अपने बिस्तर पे लेटा रहा और उसका ध्यान बार बार उस साये की तरफ जाता था जो एक औरत की तरह का मुशाबिया साया था और उसके पांव की जगह पे खड़ा हुआ था। उस रात उसको नींद ना आई, पता नहीं कब जाके लेट नाइट उसकी आंख लगी और वो सो गया। सुबह उठा तो उसने कहा ये मैंने क्या किया, किस वहम में पड़ गया। रात सारी ऐसे जागता रहा, नींद भी नहीं आई। शायद नींद इसलिए नहीं आई, मैं जिस तरह रोज़ अपना रूटीन वर्क करता हूँ, झोंपड़ी में जाता, एक सिगरेट पी के आ जाता, नींद आ जाती। अगली रात फिर उसने ऐसा किया, और जब वो झोंपड़ी में गया उसने सिगरेट पी और उसके बाद चलता हुआ वापस अपनी चारपाई पे पहुंचा। उसी अंदाज में आके लेटा। पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कन तेज थी, उसको लग रहा था अभी भी पांव वाली साइड पे कोई है। उसने देखा पांव वाली साइड पे कोई भी नहीं है। उसने कहा यार मैं लगता है कोई बहुत ही ज़्यादा दिमाग पे सवार कर बैठा हूँ, ये सोचा और लेट गया। अभी सर तकिए पे ही रखा था, उसको उसी लम्हे महसूस हुआ मेरी लेफ्ट साइड पे
मेरी ही चारपाई पे कोई बैठा हुआ है। उसने मुड़ के गर्दन उस तरफ की तो उसने देखा कि उसके क्लियर बाल भी थे जो वो शैडो बैठी हुई थी, क्योंकि उस बालों से लगता था वो मर्द नहीं कोई औरत है। उसके बड़े बड़े बाल बकायदा उसकी चारपाई पे गिरे हुए थे। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो उसकी पहली निगाह उन बालों पे पड़ी जो नीचे गिरे हुए थे चारपाई पे। वो बैठी हुई थी, इतनी लंबे थे कि उसके बाल नीचे चारपाई पे पड़े हुए थे, और बालों को देखता हुआ ऊपर तक गया तो उसने उसका सर भी देख लिया जो उसकी तरफ कमर करके बैठी थी। वो एकदम से जोर से उसने छलांग मारी और उठ के बैठ गया। उसी लम्हे उसको एक कहके की आवाज सुनाई दी। जैसे ही छलांग मार के उठा तो जो उसकी तरफ कमर करके बैठी थी उसको बकायदा उसका कहका भी सुनाई दिया। वो इस तरह हंसी थी, बगैर उसकी तरफ देखे कमर करके बैठी थी, उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सिचुएशन पे हंसी थी। साथ ही वो गायब हो गई। वो परेशान हो गया कि ये मेरे साथ आज क्या हुआ। इसको मैंने पांव की तरफ देखा था, वहम समझा था, आज तो यहां उसके बाल तक मैंने देखे हैं और उसका सर देखा है। वो मेरी तरफ कमर करके बैठी थी, काली स्याह थी, कोई ड्रेस नहीं था उसके ऊपर। उसका जिस्म इस तरह का काला स्याह था जैसे किसी ब्लैक कलर का कोई शदीद काला स्याह इंसान होता है, इस तरह की वो औरत थी। उसकी कमर बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह इंसान की काली स्याह कमर होती है। सिर्फ उसकी कमर देख सका था, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, और उसके बाल देख सका था, और वो गायब हो गई थी। उस रात वो सो नहीं सका, वो परेशान सा हो गया। अगली रात जब वही लम्हा आया, उसने वालिदैन से किसी तरह अभी तक कोई बात का जिक्र नहीं किया था। वो उलझा हुआ था कि ये मेरे साथ वाकयात हो रहे हैं तो किस तरह के वाकयात हो रहे हैं, मैं किससे जिक्र करूं, मैं क्या कहूं, ये क्या हो रहा है। सारा दिन मसरूफ रहा। रात के जब सोने का पहर आया तो सब थके हुए अपने बिस्तरों पे सोने के लिए लेट गए थे। वाहिद ताहिर था जो डरा हुआ था अपने बिस्तर पे जाते हुए कि आज भी गया तो वो काले स्याह बालों वाली शायद फिर मेरे बिस्तर पे आ जाएगी। वो कहता है मैं अपने बिस्तर पे जाके तो लेट गया डरते डरते, लेकिन रात सारी सो नहीं सका, कोई वाकया नहीं हुआ। अगली रात भी वो कहता है मैं अपने बिस्तर पे उसी तरह डरता रहा, सोया नहीं, लेकिन अगली रात भी कोई वाकया नहीं हुआ। मैं सिगरेट पीने के लिए उस झोंपड़ी में नहीं जा रहा था। तकरीबन 3 से 4 रातें वो कहता है मैं वहाँ नहीं जा सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो खौफ था वो ख़त्म होता गया। मुझे लगा शायद अब वो नहीं आएगी। उसके बाद ये 5वीं रात थी, मैं फिर उठा, उस झोंपड़ी में गया, सिगरेट पिया और वापस आ गया। आज जब उस झोंपड़ी से वो कहता है मैं आ रहा था तो मुझे आज पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चलता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। गांव की मिट्टी के अंदर लकड़ियां, कोई पत्ते, खुश्क चीज़ें इस तरह जब पड़ी होती हैं, रात को भी आप पाँव रखें तो बाकायदा एक धमक, एक आवाज़ सी महसूस होती है। और वो कहता है उस लम्हे भी जब मैं चल रहा था तो मुझे जब पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई तो मैंने अपने पाँव अब इस अंदाज में एहतियात से ज़मीन पर रखे कि मेरे पाँव की आवाज़ पैदा ना हो और जो पीछे आ रहा है या आ रही है उसके पाँव को सुन सकूं कि आवाज़ पैदा कर रहे हैं या मेरा वहम है। कह रहा है मैंने अपने पाँव बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर रखे, लेकिन जो पीछे आ रही थी उसकी आने की, पाँव रखने की आवाज़ मैंने क्लियर सुन रही। उसका और मेरा फासला बहुत कम था। एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा, खौफ के मारे, तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं अपनी जगह पर रुक सा गया, थम सा गया, साकित सा हो गया। मैंने अभी किसी के चलने की, कदमों की आवाज़ सुनी थी। जिस तरह पहले मैं पाँव ज़मीन पर रखता था आवाज़ पैदा होती थी, वैसे ही मेरे पीछे भी कोई पाँव रख रहा था जिसकी आवाज़ पैदा हो रही थी। जब मैंने अपने पाँव धीमे रखे तो पीछे वाले ने अपने पाँव धीमे नहीं रखे थे, जिससे उसके चलने की आवाज़ पैदा हुई थी। ये किसी ने ठक ठक ये किया अभी, जिस तरह कोई, अगर आप लोगों को आवाज़ आई होगी पीछे करके देख लीजिएगा, बाकायदा तौर पे किसी ने ये पाँव मार के दिखाया ज़मीन पे। इधर कोई और भी बैठ के कहानी सुनता है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी कहानी सुनने से क्या ये मखलूक हमारे घर तो नहीं आएगी, हमारा पीछा नहीं करेगी। ये मखलूक आपको कभी भी कुछ नहीं कहती। जो इससे डरता है ये उसको डराती है, जो इससे नहीं डरता ये उससे डरती है। तो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, सुनते रहें, इंजॉय करते हैं। कोई और साइन कहेंगे तो ये आपको दे देंगे।
वो कह रहे मैं कुछ देर वहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। मैं इतना मोहतात होकर चल रहा था कि अब कोई आवाज़ पीछे पैदा होती है, लेकिन मेरे पीछे कोई भी आवाज़ पैदा नहीं हुई। मैं चलता चलता अपने घर पहुंचा और अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। इधर उधर देखता रहा, कोई शैडो, कोई साया, कोई बालों वाला कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मुझे नींद आ गई। फिर कुछ दिन मेरे इस तरह सुकून से गुजरे, कुछ नहीं हुआ। फिर तकरीबन कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद ऐसा हुआ, मैं उस झोंपड़ी से वापस निकल रहा था और मेरे पीछे फिर चलने की आवाज़ आई। आज चलने वाले ने पाँव इतने ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर रखे थे जैसे वो मुझे महसूस कराना चाह रहा हो कि हाँ, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम दो चलते हुए तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हें एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे हैं। आज वो कह रहा है कि मैं आहिस्ता, जब अपने पाँव, मुझे एहसास हुआ कोई पीछे आ रहा है, मैंने अपने पाँव आहिस्ता रख दिए, लेकिन अभी भी उसके पाँव बहुत ज़ोर से ज़मीन से रखे जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं रुक गया। और जब मैं रुक गया तो उसके बावजूद भी आज मैंने चलने की जब आवाज़ सुनी तो मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मेरे जिस्म की एक ऐसी हैबत आई, एक ऐसी खौफ की लहर आई कि मेरे अंदर कपकपाहट शुरू हो गई। मैंने तेज़ी से मुड़ के देखा तो आज जिसके कदमों की मैंने आवाज़ सुनी थी उसको क्लियर देख लिया। वो एक औरत थी, काली स्याह औरत। उसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था, उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसने मुंह के ऊपर डाले हुए थे और पांव तक आ रहे थे। उस बालों ने उसके जिस्म को ढांप रखा था। ये वही बाल थे जो उस दिन चारपाई पे पड़े हुए थे। मैंने उसकी कमर देखी थी। आज इतनी काली स्याह औरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। अजीब ही काला रंग था उसका, और वो जो बाल उसने खोले हुए थे वो उसके माथे से, मुंह से होते हुए उसके पाँव तक जा रहे थे, और वो चलती हुई आई थी। उसके पाँव नंगे थे लेकिन सीधे पाँव थे। और मैंने जैसे ही उसको उस तरह मुड़ के देखा, उसके पाँव को भी देख लिया, उसके जिस्म पे बाल जो उसके जिस्म को ढांप रहे थे, उसने आगे डाले हुए थे, वो भी देख लिया। उसके जिस्म पे कोई लिबास नहीं था। उस वक्त वही कहका जो मैंने चारपाई पे सुना था, वही क्लियर जब मेरे कानों ने कहका सुना, जिस तरह वो मुझ पे हंस रही हो, तो मैं दौड़ पड़ा। मैं जैसे ही खौफ के मारे दौड़ा तो मुझे पीछे से एक आवाज़ आई जिसने मेरा नाम लेके कहा, ताहिर बात सुनो। मैंने कोई नहीं रुका और भागता हुआ अपनी चारपाई पे पहुंचा, और उसके बाद कांपता रहा, डरता रहा। मुझे सांस चढ़ा हुआ था। आज मेरी हालत ख़राब थी। आज तो वो मुझसे मुखातिब भी हुई थी, उसने मेरा नाम भी लिया था, क्लियर मेरे सामने भी आ गई थी। आज मैंने उसको सामने से, उसका चेहरा तो ढका हुआ था लेकिन उसको सामने से देखा था। वो कोई इंसान नहीं थी। मैं अपनी चारपाई पे आ गया। मैं कांपता रहा, मैं डरता रहा। रात सारी मैं सो नहीं सका। जब सुबह अजानें हुई उस वक्त मुझे हिम्मत आई। कुछ घंटे, आधा घंटा मैं सोया, और उसके बाद मुझे फैमिली ने जगा दिया। उसके बाद मुझे बुखार सा हो रहा था। घर वालों ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि दोस्तों से पहले मशवरा करता हूँ ये क्या हुआ है। मैं 1-2 दिन काम पे भी नहीं गया, दवाई वगैरह लेता रहा। जब मेरा बुखार उतरा तो फिर मैं दोस्तों के पास पहुंचा, और वही दोस्त जिसने मुझे झोंपड़ी के पास देखा था, मैंने उसको बुलाया और उसको कहा मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ बताओ क्या हुआ है। उसको कहता है मैंने सारी बात अलिफ से लेके ये तक बता दी कि कैसे मैं वहाँ पे जाता था, सिगरेट पीता था, वापस आता था, फिर रात को जानी तलब शुरू हो गई। तुमने मुझे शाम को देखा था, फिर तो मैंने तुमसे कह दिया नहीं जाऊँगा, मैं फिर भी जाता रहा। फिर मैंने रात की तलब बढ़ी, कैसे ही क्या हुआ, मैंने चारपाई पे देखा, बैठे हुए देखा, फिर ये सारा कहता मैंने उसको बता दिया। उस दोस्त ने कहा मेरी बात को तुमने सच नहीं माना, ये सच है। मैंने तुम्हें कहा था वो जगह भारी है, तुमने उस बात को मजाक समझा था। तो कहते मुझे एकदम से याद आ गया कि हाँ उसने कहा था वो जगह भारी है, और मैंने मजाक में उड़ा दी थी। तो उसने कहा मैंने तुम्हें सच कहा था, ये जगह वाकई बहुत भारी है, यहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, और लगता ये है कि वो जो भी है वो तुम्हारे पीछे लग चुकी है। अब तुम एक पहला काम ये करो कि उस झोंपड़ी की तरफ जाना बंद कर दो, आज के बाद वहां मत जाना, और कोशिश करो ये आयतुल कुर्सी और मुख्तलिफ सूरतें उसने उसको पढ़ने के लिए बता दी कि ये पढ़ लिया करो, और मेरे एक जानने वाले हैं, मैं तुम्हें उनके पास भी लेके जाऊंगा। साथ ही उसने प्रोग्राम बना लिया। ताहिर गुजर को दोस्त ने लिया और एक बुजुर्ग थे उनके पास लेके गया, उनको सारी सूरत हाल बताई। उन्होंने तावीज़ दिया कि इसको गले में बांध लो और उसके बाद
उन्होंने उसको दम भी कर दिया कि अब तुम्हारे साथ मसला नहीं होगा। वापस आया, बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। अब उसने उस तरफ जाना छोड़ दिया था, फैसला कर लिया था मरता मर जाऊंगा, उस झोंपड़ी की तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन रात को जैसे ही वो सोने के लिए लेटता, उसकी चारपाई को बकायदा हिलाया जाता। वो डर के उठता, इर्द गिर्द देखता, कोई भी नहीं होता। फिर वो खौफ के मारे सो ना सकता। सो वो फिर दोस्त को बताता कि रात मेरी चारपाई हिलाई गई है। और ऐसा अब मुसलसल उसके साथ होने लगा। कभी शाम को ही उसको साया उस औरत का नजर आता, कभी रात को उसको कोई जगा देता, और एक रात तो हद ही हो गई। वो गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसकी चारपाई जोर से हिली। उसकी आंख खुल गई और उसी लम्हे कोई हाथ उसके सर के बालों के अंदर कोई हाथ फेर रहा था। जैसे प्यार से कोई सर के अंदर उंगलियां फेरता है, बालों के अंदर उंगलियां फेरता है, उसके बालों के अंदर कोई उंगलियां फेर रहा था। और वो इतना डर गया, कांप रहा था कि इतनी उसके अंदर जुर्रत नहीं थी कि ऊपर गर्दन उठा के देख सके कौन है पीछे वाली साइड से, तकिए वाली साइड से, जो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। तो वहीं पे उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी जो उसको कह रही थी, ताहिर तुम अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हो। वो और कांपना शुरू हो गया कि इंसान की लिमिट होती है खौफ की भी। वो दिलेर ज़रूर था, लेकिन इतना भी दिलेर नहीं था कि कोई खड़ी, जो उसको पीर ने, उस बाबे ने भी बताया था कि वो जिन्नी है जो तुम्हारे साथ अटैच हो चुकी है, जो इस वक्त तुम्हारे बालों में, जो तुम्हारा पीछा करती है। और इस लम्हे वो उसके बालों में, उसको जगा के, जान के उसकी चारपाई को हिला के, उसको जगा के उसके बालों में हाथ फेर, उंगलियां फेर रही थी। और पता नहीं क्या हुआ कि उसकी आखिरी आवाज़ जो उसने सुनी, वो काफ़ी देर उससे बालों में उंगलियां फेरती रही, उसको कहती रही तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। और इस तरह की बातें करते करती, अच्छा ठीक है अब तुम सो जाओ, अब सो जाओ ना, चलो सो जाओ। जैसे ही ये जुमला उसने कहा अब सो जाओ, तो उसके बाद उसको बिल्कुल गहरी नींद आई। और जब सुबह उठा तो उसको ये तो याद था कि रात ये वाक़या हुआ है, लेकिन उसको वो अपना ख्वाब समझ रहा था, क्या वो हकीकत में थी या ख्वाब में मैंने उसको देखा है। 2-3 दिन उसके फिर बिल्कुल बेहतरीन गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अपने दोस्त को ढूंढता रहा, वो भी कहीं गया हुआ था। जब वो गांव वापस आया तो उसने उसको सारी कहानी बता दी कि वो ख्वाब है या हकीकत है, लेकिन वो इस तरह मौजूद थी, मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी और बातें करती रही, ताहिर तुम आते क्यों नहीं। और जब उसने कहा अच्छा अब तुम सो जाओ, तो मैं सो गया, ये मैंने ख्वाब में देखा ये हकीकत है। उसने कहा पीर साहब भी कहीं गए हुए हैं, तो वो जैसे आते हैं मैं तुम्हारी मुलाकात कराता। उसने कहा यार मैंने तावीज़ तो पहना हुआ है, तो फिर क्यों आ रही हो मेरे पास। कुछ दिन उसके फिर इस तरह सुकून से गुजरे। और उसके बाद अब मुसलसल ऐसा होने लगा कि रात के एक पहर उसको जगा दिया जाता और वो औरत उसके कभी बालों में हाथ फेरती, कभी उससे बातें करती और उसको सुला देती। वो बहुत इन दिनों परेशान था कि उसके वालिदैन ने कहा हम सोच रहे हैं ताहिर तुम्हारी शादी कर लें। वो उलझा हुआ था, अभी शादी करने के मूड में नहीं था, लेकिन वालिदैन का फरमा बरदार भी था, तो उसने हाँ कर दी कि ठीक है जहाँ पे आपको अच्छा लगे। उन्होंने कहा तुम लड़की देख तो लो। उसने कहा नहीं, जो मेरे माँ बाप की पसंद है वही मेरी पसंद, आप मेरी बेहतर जो समझते हैं शादी करते हैं। वहीं पर उन्हीं दिनों उस लड़के ने कहा पीर साहब एक और आए हैं, वो बड़े पीर साहब हैं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ, शादी से पहले ये मसला हल हो, नहीं होगा तो तुम अपने वालिदैन को बता देना, हम पहले इसका हल करेंगे, फिर तुम शादी की तरफ जाना। वो गया पीर साहब के पास, उन्होंने कोई तावीज़ नहीं दिया। उसके जो गले में तावीज़ था वो भी उन्होंने उतरवा दिया और उन्होंने कहा कोई तावीज़ नहीं पहनना, मैं तुम्हें पानी दम करके दे रहा हूँ, ये पानी पीना, अपनी चारपाई के इर्द गिर्द छिड़क देना, चारपाई पे भी छिड़क देना, और ये बद परहेज़ी मत करना। ये परहेज़ करते रहोगे तो कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। बद परहेज़ी कर जाओगे, एहतियात ये वाली नहीं करोगे तो वो फिर तुम्हारे करीब आ जाएगी। हाँ सच है वो तुमसे अटैच हो चुकी है, तुम शादी कर सकते हो। और वो इतने नेक इंसान थे, उसका भी दिल मुतमईन हो गया कि इन्होंने जो बातें कही हैं तो बिल्कुल सही कही। और ऐसा ही हुआ, वो पानी उसने पिया और उसने छिड़काव कर दिया और जो जो कुछ उन्होंने कहा था वो सब किया। तो उसके बाद वाकई उसकी ज़िंदगी से खौफ वहम वो सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर उसकी रातों में कभी भी वो लड़की उसके करीब नहीं आई। वालिदैन को जो इतना थोड़ी टाइम के लिए
कुछ टाइम ले रहा था, मतलब 3-4 महीने जो आगे करने की बात कर रहा था, जब उसने देखा महीना 1.5 महीना पूरा सुकून से गुजर गया, उसने मामू कहा ठीक है जी अब आप मेरी शादी करते हैं। ऐसा ही हुआ, वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। जैसे उसकी शादी हुई वो एक बेहतरीन लाइफ गुजारने लगा, उसको बहुत अच्छी बीवी मिली और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। वक्त गुजरता रहा, पहले उसके यहाँ एक बेटा हुआ, फिर कुछ सालों के बाद अल्लाह ताला ने उसके यहाँ दूसरा बेटा दिया, फिर कुछ सालों के बाद उसकी फिर एक बेटी हुई। मियाँ बीवी बहुत खुश थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, वो सब पुरानी बातें भूल चुका था, जो उसके साथ हुआ था सब कुछ वो भूल चुका था। दोस्तों से अब भी मिलता था, वही दोस्त जिसने उसकी हेल्प की थी उसको ले गया था, अब भी उसके साथ रहता, उससे बातें करता कि अब दोबारा कभी कोई मसला तो नहीं हुआ, और उसको कहता नहीं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब दोबारा कभी कोई मसला नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा, वो सब कुछ भूल भाल गया। वहीं पे एक बात जो पीर साहब ने उसको कहा था इसका परहेज़ करना, उसने उसी बात का परहेज़ नहीं किया, बद एहतियाती की, यहाँ तक कि उसका भी परहेज़ नहीं किया, और फिर से उसको सिगरेट जो वो छोड़ चुका था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ कि फिर उसको उसी सिगरेट की लत लग गई। और ना सिर्फ लत लग गई बल्कि अब उसके दिल से ये बात, ये वहम, ये खौफ निकल चुका था कि अब मेरे साथ कभी कोई औरत या वो जो भी थी नहीं आ सकती। इसलिए अब दोबारा से वो बेवकूफ़ी उसके अंदर या सहर आ गया, वो बद एहतियाती जो उसने की थी, लापरवाही की थी जिसका उसने मना किया था, या उसकी लापरवाही से वो जो हिसार था उसके इर्द गिर्द वो टूट गया कि फिर से वो सिगरेट पीने के लिए उसी झोंपड़ी में चला गया। और फिर मुसलसल वो रोज़ाना उस झोंपड़ी में जाने लगा कि वहीं पे उसकी बीवी को अंदाज़ा हो गया कि रात को ये कहीं जाता है और जब वापस आता है इससे सिगरेट की बू आती है। वो उसके उस दोस्त को जानती थी, भाई कहती थी, वो अक्सर उनके घर भी आता था। ये बात उसने उसको भी बता दी, और जब उसने उसको ये बात बता दी तो उसने कहा कहाँ जाता है? उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता। कितने बजे जाता है? उसने कहा इतने बजे। तो उस दोस्त ने अगली रात उसका पीछा किया और ये देख के हैरान रह गया कि वो उसी झोंपड़ी में जाके बैठता है और सिगरेट पीता है। दोस्त बहुत परेशान हुआ कि इसको मैं कैसे रोकूं, ये क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा है। अगले दिन दोस्त उससे मिला और उसको समझाने की कोशिश की तो वो उखड़ सा गया। उसने कहा तुम कौन होते हो मेरी बातों में अमल देखने वाले? हाँ मैं पीता हूं, मैं अगर पीता हूं तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं जहां भी जाके पीऊं। उसका बिहेव ही टोटली अजीब था। दोस्त को ऐसा लगा जैसे मेरे सामने ताहिर गुज्जर नहीं कोई और शख्स खड़ा है जो अजीब से अंदाज में मुझसे बात कर रहा है, इसको क्या हो गया है। और रोज़ बरोज़ उसका रवैया बीवी बच्चों के साथ भी बिगड़ता जा रहा था, दोस्तों से भी मिलना उसने छोड़ दिया था और अजीब सा होता जा रहा था। उस दिन साथ वाले गांव में एक शादी थी। उसके अम्मी और अब्बू ने प्रोग्राम बनाया, माँ बाप का ये इकलौता बेटा था, कि हम शादी में जा रहे हैं, तुम चलो हमारे साथ। उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना, आप लोग हो आए, मैं और बच्चे घर पे रहेंगे। तकरीबन 3 हफ्ते के लिए उसके माँ बाप शादी के लिए रवाना हो गए। उसी रात जब वो घर में अकेला था, उसी तरह वो उस झोंपड़ी में गया और उस झोंपड़ी से जब वापस आया तो आते ही सीधा वो अपने किचन में गया। वही उखड़ा हुआ ताहिर, वही अजीब बदमिजाज जो हो चुका था ताहिर, जो बदल चुका था ताहिर, सीधा अपने किचन में गया और वहां से जाके उसने छुरी उठाई। ऐसा लगता था जैसे वो रोबोट सा बन चुका है, ऐसा लगता था जैसे वो वहशी सा बन चुका है, ऐसा लगता था जैसे वो ताहिर है ही नहीं। और उन बिस्तर की तरफ जाने लगा जहां एक बिस्तर पे उसका सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 7 साल थी, 7 वाले बिस्तर पे उसका छोटा बेटा जिसकी उम्र 4 साल थी, और उसके साथ उसकी बीवी और 3 माह की बच्ची लेटी हुई थी। ऐसा उस पर कोई जनून सवार था, या ऐसा लगता था जैसे वो उसका हाथ भी कोई पकड़ के आ रहा है, कोई उसको चला रहा है, कि वो इस अंदाज में किचन से निकल के आया कि पहले अपने पहला बेटा जो 7 साल का था, इतनी तेज़ी के साथ उसने उसकी गर्दन धड़ से अलग की कि साथ सोया जो उसका 4 साल का बेटा था उसके करीब पहुंचा, उसके साथ भी वही अमल किया, गर्दन धड़ अलग किया और साथ ही
बीवी तक पहुंचा। बीवी की भी गर्दन और धड़ को अलग करने के बाद 3 माह की जो बच्ची थी उसको भी सर और धड़ उसने अलग कर दिया। क्या मंजर होगा, भयानक खौफनाक मंजर के बाप ने अपना 7 साल का बच्चा, गर्दन ही उसकी अलग कर दी थी। एक छुरी इस तरह गर्दन अलग नहीं कर सकती। किस तरह की उसके अंदर ताकत थी, किस तरह का उसके अंदर जुनून था, यह कौन चीज थी जो इस तरह पूरी गर्दन को जिस्म से अलग कर सकती थी। यह इंसान का काम नहीं है। लेकिन उसने गर्दन को बेटे की, 7 साल के बेटे की, उसको तड़पने का मौका भी नहीं दिया। मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसने बीवी और 3 बच्चों को मार चुका था और उसके बाद आराम से चलता हुआ घर से दूर चला गया। सुबह जब उठे गांव वाले और आए और उन्होंने देखा तो उस गांव में कोहराम मच गया। यह वाकया बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था अपने दौर में यह वाकया, और कोहराम मच गया था। उसको सब ढूंढते रहे, उसको सब ढूंढते रहे, वो कहीं नहीं मिला। तकरीबन 1 हफ्ते बाद एक शख्स ने गांव में आके बताया, उसके दोस्त ही वहीं पे बैठे हुए थे, कि यार मुझे लगता है फलां फलां शख्स नहीं था तुम्हारा दोस्त? उसने कहा हाँ। उसको उस हादसे का पता नहीं था कि वो क्या कर चुका है। उसने कहा यार मुझे लगता है मैंने जंगल में मैं आ रहा था, वहां से मैंने देखा है, शक्ल उसकी लगती थी, वो जो तुम्हारा दोस्त ताहिर नहीं था उस तरह का वो लगता था। वो तो अजीब सी हालत में पड़ा हुआ था, उसकी कपड़े गंदे थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है और अजीब सी हालत में वो फलां जगह पे पड़ा हुआ, क्या हुआ है उसको? दोस्त एकदम से हैरान रह गए क्योंकि वो उसकी तलाश में थे और वो गायब था। और जब ये बात सुनी तो वो एकदम से अलर्ट हो गए, कहाँ देखा, मैं दिखाओ। उसने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसको लेके चल पड़ा और वो जब उस जगह पे पहुंचे तो वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, अजीब से अंदाज में, बिल्कुल कांटा हो चुका था। 1 हफ्ते से पता नहीं उसने खाया था पिया था, किसी को कुछ नहीं मालूम था। वो सूखा कांटा हो चुका था। उसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मूंछें भरी हुई थी, उसकी हालत बहुत अजीब थी, कपड़े अजीब से थे, जैसे कोई पागल दीवाना मजनू सा होता है, जनूनी सा होता है, वैसा पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही दोस्तों को अपने करीब देखा तो उनको पहचान लिया, लेकिन वो इतनी अजीब सी हालत में था कि उसके अंदर ताकत ही नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी। और वो दोस्तों को देखता रहा और उसके बाद उसने ऐसा बोलना शुरू कर दिया जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से बोलता है। उसने कहा मैंने नहीं मारा, उसी ने मार दिया। वो जो थी ना वो मुझे कहती थी मार दो, उसने मार दिया। मैंने नहीं मारा, उसने मार दिया, मुझे भी मार देगी, वो मुझे भी मार देगी। वो अजीब सी जनूनी अंदाज में कैफियत में बातें कर रहा था, वो मार देगी, मुझे भी मार देगी। मैंने नहीं मारा, मेरे प्यारे थे, मेरी वो बीवी थी, मेरे बच्चे थे, मैंने नहीं मारा, उसने मार दी है, मुझे खाने भी नहीं देती, मुझे पीने भी नहीं देती। अजीब सी वो ऐसी बातें कर रहा था। बाकी दोस्त और तो शायद समझ ना सकते, वो दोस्त ज़रूर समझ रहा था जिसने आखिरी दिनों में इसको समझाने की कोशिश की थी और वो उसके साथ लड़ पड़ा था। वो डर गया था कि ये तो ताहिर ही नहीं है, ये कौन है। और वो अभी सोच रहा था कि मैं इसके माँ बाप से बात करता हूँ कि माँ बाप शादी पे चले गए और पीछे ये वाक़या हो गया। वो अपने दोस्तों को कह रहा था कि वो मार डालेगी, सबको मार डालेगी, तुम लोग चले जाओ, वो यहीं पे है, तुम्हें भी मार देगी, तुम्हें भी मार देगी, मुझे मार देगी, चले जाओ चले जाओ। उसको दोस्त, वो चुप खड़ा था, वो दोस्त जो सारी सिचुएशन को जानता था, बाकी टोटल तो नहीं जानते थे, जानते तो वो भी थे, लेकिन उसको कह रहे थे ये तुमने क्यों किया ऐसा, क्यों मारा तुमने अपने बच्चों को, क्या हो गया तुम्हें। वो इस तरह की बातें कर रहे थे। एक अजीब सी सूरत हाल थी जंगल के अंदर। वो शख्स भी वहां पे खड़ा था और हैरान था कि कैसी बातें हो रही हैं। और ताहिर अब अजीब सी हालत में आ चुका था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थीं कि वो आंखें ताहिर की आंखें हो ही नहीं सकती थी। अब दोस्त वाकई डरना शुरू हो गए, थोड़े से पीछे हट गए क्योंकि अब उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो इशारा कर रहा था, हाथ उसके मुड़ रहे थे और इशारा कर रहा था जाओ जाओ तुम यहाँ से, वो तुम्हें आ गई है, वो आ गई है, मार देगी जाओ। वो डर से गए। अब उसकी वो जो कमज़ोर सी आवाज़, वो जो भूखा ताहिर काफ़ी दिनों से जो अपने मुंह से कह रहा था मुझे खाने नहीं देती, मुझे पीने नहीं देती, वो जो अजीब सा कह रहा था, अब कह रहा था जाओ, वो आ गई है। उसकी आवाज़ में गरज आ गई थी, उसकी आवाज़ भारी भरकम हो गई थी और वो अजीब से लहजे में टेढ़े हाथों से कह रहा था जाओ जाओ, वो आ गई है। आंखें शदीद लाल के देख के डर लग रहा था और वो कह रहा था जाओ, वो आ गई है, वो आ गई है। अभी वो खड़े उसको देख ही रहे थे कि उसने मुड़ के देखा जैसे किसी को कह रहा हो, और जैसे ही उसने मुड़ के देखा वो तेजी से चलता हुआ दरख्त के पास गया। उन्होंने देखा
कि वो हैरान हो गए। वो जो अभी हिल नहीं पा रहा था, कमज़ोर सा था, बिल्कुल एक अजीब सा हुआ था, अब वो तेज़ी से चलता हुआ दरख्त के पास गया और दरख्त पे यूं चढ़ना उसने शुरू कर दिया, हाथ पकड़ के, जैसे कोई बंदर सा हो, बंदर तेज़ी से चढ़ता है, वो सीधा ऐसे हाथ से पकड़ता हुआ चढ़ता हुआ दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, वो अपनी आंखों से खड़े देख रहे थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। एक दोस्त के मुंह से निकला, ये वही दोस्त था जो जानता था कि ये इस वक्त सैर में है, किसी जादू में। उसने कहा, ताहिर रुक जाओ, ताहिर रुक जाओ। बाकी डरे सहमे खड़े थे, वही दोस्त बार बार कह रहा था, ताहिर मत जाओ, ताहिर रुक जाओ। उसने एक दफ़ा भी मुड़ के नहीं देखा और यूं दरख्त पे चढ़ता हुआ ऊपर गया कि उन्होंने देखा कि बिल्कुल दरख्त के ऊपर चढ़ गया। वो सारे सहमे हुए थे। वही दोस्त इस सिचुएशन को समझ सकता था, ताहिर के साथ इस वक्त क्या चल रहा है, ताहिर ताहिर नहीं है। और जब वो बिल्कुल दरख्त के ऊपर चला गया, जो अभी कह के गया था, जाओ जाओ वो तुम्हें मार देगी, मुझे भी मार देगी, जब वो बिल्कुल दरख्त के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि वो बातों बातों में उनको कह चुका था, मैंने नहीं मारा बच्चों को, उसने मारा है, मैं नहीं मार सकता, वो ये बता चुका था उनको। और दोस्त यही समझ रहे थे, ये जनूनी हो चुका है, पागल हो चुका है, कैसा हो चुका है। वो एक दोस्त सजाद जो था समझ सकता था कि नहीं, इसके साथ मामला है। और वो अपनी पूरी कहानी वहाँ बैठे बता चुका, उस रात मैंने नहीं मारा, उस रात उसने मारा था, वो आई थी। और उसके लफ्ज़ ये थे, वो आई थी, वो किचन में गई, उसने वहाँ से छुरी उठाई है और उसके बाद मारा है उसने, पहले उसको मारा फिर उसको मारा। नाम लेके उसने बताया बेटों का कि वो छुरी लेके आई वहाँ से, पहले उसको मारा। लेकिन उसका लहजा इस तरह था, अंदाज इस तरह थी, उखड़ा उखड़ा लहजा, जनूनी लहजा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। पहले उसने मारा, बड़े बड़े को मार दिया, फिर छोटे के पास आया, उसको 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 काट डाला, फिर बीवी के पास गया, उसको काट दिया, फिर बच्ची के पास गया, काट गया। वो अभी तक उसकी इस कैफियत को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में वो दरख्त पे चढ़ा था, तब वो समझ गए थे ये ताहिर नहीं है। इस अंदाज में कोई इतने स्ट्रेट सीधे दरख्त पे कोई इंसान नहीं चढ़ सकता। ऐसे जैसे उसके पंजे हों और चढ़ता जा रहा हो, ऐसा लगता था जैसे पकड़ के कोई उसको ऊपर लेके जा रहा हो। ये एक अजीबोगरीब अनहोना मंजर था, अनबिलीवेबल था, नामुमकिन था कि इस तरह इंसान चढ़ सके। और इस तरह वो चढ़ता हो गया और उन्होंने देखा उस वक्त वो ऊपर पहुंच के उल्टा लटका हुआ था। सबकी आंखों ने क्लियर देखा वो जिस तरह दरख्त के साथ उल्टा लटका हुआ था। तो उस वक्त किसी रस्से को, डोरी को, किसी चीज को बंधे हुए उन्होंने नहीं देखा, ना ही उसके पांव इस तरह जकड़े हुए थे दरख्त के साथ कि वो उल्टा लटक सके। वो हवा में उल्टा लटका हुआ था। अब ये 100% बात क्लियर हो गई थी। पहले चढ़ता हुआ देखा और उसके बाद जब उसको उल्टा लटका हुआ हवा में देखा तो वो सब समझ गए कि ये मंजर ताहिर नहीं कर सकता, वो सच कह रहा है। फिर वो यहाँ मौजूद है और वही कर रही है। अभी वो कुछ सोचने समझने से कासिर थे कि क्या फैसला करें, क्या करें, कि वहीं पे सजाद जो उसका दोस्त था, उसने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उसने जो ही ऊंची आवाज़ में कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और पढ़ता हुआ आगे बढ़ा, तो उसी लम्हे सब ने एक औरत की चीख सुनी। क्लियर एक चीख थी, दरख्त से उन्होंने क्लियर औरत की चीख सुनी और तेज़ी के साथ कोई चीज़ उस दरख्त से नीचे आके गिरी। वो कोई चीज़ नहीं, वो ताहिर था, ताहिर गुज्जर, जो ज़मीन पे आके सर के बल गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और उसी लम्हे वो मर गया। बाकी दोस्त डर गए, भागने के लिए तैयार थे और कुछ लोग पीछे भागे भी डर के। लेकिन जो सजाद था वो अपनी उस आयतुल कुर्सी को तेज़ी से पढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जानता था वो चीख भी उसने औरत ने इसी आयतुल कुर्सी के पढ़ने की वजह से मारी है। वो और आगे बढ़ा और उसने पढ़ते पढ़ते दोस्तों को इशारा किया कि आओ इसको उठाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ जो बहादुर थे वो थोड़े से आगे बढ़े, जो भाग गए थे वो भी रुक गए और आए। जब उसको सीधा करके देखा तो उसकी गर्दन टूट चुकी थी, वो मर चुका था। गांव वालों को बुला के लाए और सबको दिखाया गया और उसकी मुर्दा जिस्म को वहाँ से लेके गए। बुरी तरीके उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया था। देखने वालों ने देख के कहा था ये गर्दन इस तरह दरख्त से भी टूटती, लेकिन ये जिस तरह तोड़ी गई है ये भयानक तरीके से, ये तो लगता है ऊपर से ही किसने उसकी गर्दन तोड़ के फेंकी है। क्योंकि अब वो 4, 5, 6 दोस्त जो थे गवाही देने को तैयार थे कि ये ताहिर नहीं था। और ये अपने बच्चों से, बीवी से जिस तरह प्यार करता था, ये मार ही नहीं सकता था। वाकई उसी जिन्नी के हाथों खुद भी मारा गया, बच्चे भी इसके मारे गए।
उसके बाद काफ़ी अरसा तक उस गांव में खौफ व हरास रहा। वो जो झोंपड़ी सी बनी हुई थी, एक दिन लोग वहाँ पे गए, किसी ने उसको आग लगा दी थी, उसको आग लगी हुई थी, वो जल के राख हो गई थी। सुबह लोगों ने देखा था वो जल के राख हो गई थी। ये कोई नहीं जानता था उसको आग किसने लगाई थी। काफ़ी अरसे तक वहाँ पे खौफ व हरास रहा, लेकिन बुज़ुर्ग होते हैं, वहाँ पे उन्होंने लोगों को समझाया, कहा जब अल्लाह ताला का कलाम मौजूद है तो डरना कैसा, और आहिस्ता आहिस्ता लोग नॉर्मल होते गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस इलाके में आज भी इस वाक़े का जिक्र होता है और खौफ व हरास फैल जाता है। कैसे 3 बच्चे और बीवी इस दुनिया से गए और कैसे वो खुद गया, क्या हुआ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ सका। ताहिर बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था। असल कहानी क्या हुई थी आज तक कोई भी नहीं जान सका था। वो जो उनकी आंखों के सामने आया था वो वही बता सके। आखिरी रातों में उसके साथ क्या हुआ, जब वो सजाद के साथ भी लड़ पड़ा, बीवी ने भी कहा चिड़चिड़ा हो गया है, लड़ रहा है, उस वक्त किस चीज़ों से लड़ रहा था, उस वक्त उसके ऊपर क्या गुजर रही थी, या वो अंदर जब झोंपड़ी में जाता था वो औरत उसके साथ पता नहीं जिस्मानी ताल्लुक बना चुकी थी, उसको शौहर बना चुकी थी, उसके साथ क्या कर रही थी, ये आज तक कहानी में किसी को पता नहीं लग सका। ये थी जी कहानी जो मुझे जुहेब ने भेजी, अपने वालिद से उन्होंने सुनी और उन्होंने मुझे सेंड की कि मैं इसको प्रोग्राम में शामिल करूँ। तो मैंने आज इसको प्रोग्राम में शामिल किया। आप लोगों की भी कोई कहानी है मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। कहानी का सिंपल सा तरीका है, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में आप लिख के भेज सकते हैं, और आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप का रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज कोशिश करेंगे या कहानी लिखेंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम, मुल्क का नाम आपने बताना है, किरदारों के नाम असली बताने हैं, लेकिन मुझे भी बता देना है मैं नाम असली लूँ या फ़र्जी नाम लेने हैं। और अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करेंगे तो उस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक उसको मैं अपनी कहानी का हिस्सा ना बना लूँ, क्योंकि जब मैं खोलूँ ये ना हो आपने डिलीट कर दिया होगा तो मैं वॉइस मैसेज सुन नहीं सकता। आप वॉइस मैसेज करते हैं, उसमें कोई बात भूल जाते हैं तो एंड में एक आखिरी छोटा सा वॉइस मैसेज कर सकते हैं, जी मैं ये बात भूल गई थी या भूल गया था, तो ये मैंने आपको दोबारा लिख दिया। लेकिन दोनों सूरतों में आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें, आखिरी लफ्ज़ जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए थे स्टोरी, STORY, स्टोरी लाजमी आखिर में लिखें। ढेर सारे मैसेज होते हैं, वहाँ पे जैसे ही मुझे स्टोरी लिखा हुआ नज़र आता है मैं रुक जाता हूँ, उसको फिर नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, स्टोरी आखिरी लफ्ज़ लाजमी आपने लिखना है और आपने इसको सेंड करना है। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +92 313 66 55500। रिपीट करता हूँ, +92 313 66 55500, और पाकिस्तान से डायरेक्ट मिलाएंगे 0313 66 55500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।